So we were doing is widely diverse items in the population. So इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि जिस चीज़ की आप स्टडी कर रहे हो उसमें जितनी भी आइटम्स हैं वो सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, डाइवर्स हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं कि देख लीजिए, मान लीजिए हम ये मानते हैं कि हमने 10 शुगर मिल्स की स्टडी करनी है। जो 10 शुगर मिल्स हैं वो सभी की सभी एक दूसरे से डिफरेंट है। कोई एक झारखंड में है, कोई दूसरी पंजाब में है, किसी एक का प्रॉफिट्स टोटली डिफरेंट है, दूसरे के प्रॉफिट्स टोटली डिफरेंट है। एक किसी कंडीशन में काम कर रही है, दूसरी सेपरेट कंडीशन में काम कर रही है। अगर आप 10 शुगर मिल्स की स्टडी कर रहे हो और 10 की 10 शुगर मिल्स ऐसी हैं जो अपने अपने इन्वायरमेंट में सेपरेट है, मतलब वो कोई भी जो शुगर मिल है वो दूसरे से सिमिलर नहीं है, सब अपने अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, सबके प्रॉफिट पैटर्न सेपरेट है, सबके जो वर्किंग है वो सेपरेट है, सबका अलग तरीका है काम करने का। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, आपको हर एक आइटम की, हर एक शुगर मिल की स्टडी करनी ही पड़ेगी। आप किसी भी शुगर मिल को ये कहकर नहीं छोड़ सकते कि ये तो दूसरे से मिलती है, इसकी अगर स्टडी ना भी की जाए तो चल जाएगा। यानी कि जब आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो और वो टोटली जितनी भी आइटम्स वहाँ पे हो, जो भी आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पे जितनी भी आइटम्स हैं वो सभी की सभी डाइवर्स है पॉपुलेशन में, मतलब सबकी सब एक दूसरे से डिफरेंट है। तब तो हमें हर एक आइटम को लेना ही पड़ता है, उसको बोला जाता है वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन। जब आपकी पॉपुलेशन में बहुत सारी डाइवर्स आइटम्स हो तो आपको हर एक की स्टडी करनी पड़ेगी, तब ये मेथड लगता है जिसको बोला जाता है सेंसस मेथड। नेक्स्ट है इंटेंसिव एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड। जब आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, इंटेंसिव एग्जामिनेशन चाहिए, मतलब जब आप चाहते हो कि रिज़ल्ट एकदम एक्यूरेट हों और जो रिज़ल्ट हों वो बिल्कुल मतलब एक पूरी तरीके से स्टडी करके बने हो, एस्टिमेट सा नहीं चाहिए, तब भी हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ता है? सेंसस मेथड लगाना पड़ता है। तो जब भी आपका पॉपुलेशन एरिया स्मॉल होगा कि आइटम्स 10 20 100 होंगी जो आप कवर कर सकते हो, तो आप सोचोगे ये बेटर है कि हम सेंसस मेथड लगाएं। सेंसस मेथड में क्या होगा कि आप हर एक आइटम की स्टडी करोगे, जो या फिर जो हो जितने भी आइटम्स उस पॉपुलेशन में है। मान लीजिए आप 100 स्टूडेंट्स की स्टडी कर रहे हो और 100 के 100 स्टूडेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हैं। वैसे तो हर बच्चा जो होता है, हर स्टूडेंट जो होता है वो दूसरे से डिफरेंट ही होता है, लेकिन उनकी हम कंडीशंस अगर स्टडी करें तो सबकी सेपरेट है। कोई पर्सन रूरल एरिया से है, कोई पर्सन अर्बन एरिया से है, कोई इकोनॉमिकली अच्छा है, कोई इकोनॉमिकली इतना अच्छा नहीं है, कोई पर्सन एकेडमिकली अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, किसी का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। सो जब आप स्टडी करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी एक चीज़ को छोड़ दो। तो जब ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी एक चीज़ को छोड़ा जा सके, जब सारी जो आइटम्स हैं वो डाइवर्स है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तब जब हम स्टडी करेंगे तो हम स्टडी करेंगे सेंसस मेथड से। जब आपको डीप इन्वेस्टिगेशन चाहिए किसी चीज़ की, इंटेंसिव एग्जामिनेशन करनी हो, या जब आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, तब आप कौन सा मेथड लगाओगे? सेंसस मेथड लगाओगे। सो ये हुई सेंसस मेथड की सूटेबिलिटी। नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। अब इस मेथड के कुछ मेरिट्स भी होंगे और कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। सो फर्स्ट वी विल सी द मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। इसके क्या इसके मेरिट्स हैं? मेरिट्स ये हैं कि जो ये मेथड है ये रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है। कैसे रिलायबल एंड एक्यूरेट होगा? आप हर एक चीज़ की स्टडी खुद जाके कर रहे हो, एक एक आइटम ले रहे हो, किसी भी आइटम को आपने छोड़ा नहीं है। सारी जितने भी उसमें पर्सन्स इन्वॉल्व हैं सभी की, या कोई भी चीज़ें जैसे शुगर मिल्स इन्वॉल्व हैं अगर आपकी स्टडी में, सो आप सब चीज़ों की स्टडी कर रहे हो, तो ये रिलायबल और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। द नेक्स्ट इज़ लेस बायस्ड। इसमें हम किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। कई बार इन्वेस्टिगेशन में ऐसा होता है
कि जब आपने किसी पर्सन को हायर किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर उसे लगे कि ये पर्सन नहीं लेना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, ये पर्सन या ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, इससे क्या होगा, मेरी रिजल्ट जो होगा इतना अच्छा नहीं आएगा, तो वो उसको छोड़ सकता है अगर आप सेंसस मेथड नहीं लगा रहे। और वहाँ पे बायसनेस आ जाती है, पर यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप हर एक चीज़ को इन्वॉल्व करोगे तो यहाँ पे बायसनेस यानी कि पार्शियलिटी आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। कम मतलब बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि आपने हर आइटम को, जितनी भी आपने स्टडी की आइटम है, सबको लेना है। तो यहाँ पे बायसनेस या पार्शियलिटी की प्रोबेबिलिटी नहीं है। द नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक। हमने पहले ही पढ़ा है कि जब भी हम स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ की और हमें ये लगे कि हर आइटम दूसरे से डिफरेंट है, हमारी जो भी पॉपुलेशन है, जो यूनिवर्स है हमारा, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ दूसरे से डिफरेंट है, तब हम हर एक की स्टडी इजीली कर सकते हैं अगर हमने सेंसस मेथड अडॉप्ट किया हो। सेंसस मेथड में कैसे, क्योंकि हम हर चीज़ को ले रहे हैं यहाँ पे। द नेक्स्ट इज डीमेरिट्स। अब देखेंगे इसी मेथड के डीमेरिट्स क्या बनते हैं। इस मेथड का पहला डीमेरिट ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड होता है। ऑब्वियसली जब आपको एक एक चीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी, इतना आप स्टाफ हायर करोगे, वो जाकर सबकी स्टडी करेगा, या खुद जाओगे, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मनी। द नेक्स्ट थिंग इज लार्ज मैन पावर रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली ये तो हमने पहले ही देखा है, जब इतनी बड़ा सेंसस मेथड है जहाँ पे आपने जितने भी डाटा, जितना भी पर्सन से या आइटम से आपने डाटा इकट्ठा करना है, तो आपने एक एक जगह जाकर वो डाटा लेके आना है। सो ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर मोर मैन पावर। मैन पावर का मीनिंग होता है स्टाफ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी यहाँ पे। द नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। जब एरिया बहुत बड़ा हो, जैसे कि पूरे इंडिया में आपने कैलकुलेशन करनी है किसी चीज़ की, सो वट वर वी डूइंग इज, जब हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होता है, लार्ज होता है, तब हम ये मेथड अडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं होता। देखिए अगर गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ने जब इंडिया में पूरी कैलकुलेशन करनी होती है पॉपुलेशन की, सो उनको कितना स्टाफ चाहिए होता है, कितना सब कुछ चाहिए होता है, वो तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को पूरे इंडिया से डाटा इकट्ठा करने को बोल दिया जाए, या अगर वो चाहें कि हम पूरे इंडिया से ही डाटा इकट्ठा करेंगे, सो इट विल नॉट बी फीजिबल फॉर देम टू डू सो। उनके लिए ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो फीजिबल नहीं होगी। इसीलिए जब हमारा लार्ज एरिया होता है इन्वेस्टिगेशन का, तब हम ज़्यादातर सेंसस मेथड अडॉप्ट नहीं करते हैं। तब मेथड जो अडॉप्ट किया जाता है उसको बोला जाता है सैंपल मेथड। अब देखते हैं सैंपल मेथड का मीनिंग क्या है। सो देखो, सैंपल मेथड इज अ मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट अ सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब इसकी एग्जांपल देख के इसको समझाती हूँ। देखो, मान लीजिए आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स में आपको लग रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो एकेडमिकली अच्छे हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कुछ बच्चे का इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, कुछ बच्चे ड्राइंग में अच्छे हैं। आपने सभी की स्टडी करनी है। आपके पास 100 स्टूडेंट है और आपने उनकी स्टडी करनी है। तो आपने क्या किया, उनमें से 10 बच्चे निकाले। 10 में से कुछ आपने एकेडमिकली अच्छे ले लिए, स्पोर्ट्स वाले भी ले लिए, म्यूज़िक वाले भी ले लिए, बाकी भी सब ले लिए। सो मतलब जितने भी आपको करेक्टरिस्टिक लग रहे थे उस पूरे 100 बच्चों में भी इतने करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स में हों, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो एकेडमिकली अच्छे हों, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इकोनॉमिकली अच्छे हैं, कोई इकोनॉमिकली अच्छे नहीं हैं, कोई पर्सन्स आपको लग रहे हैं कि ये जो हैं इनमें किसी तरह का स्पेशल टैलेंट है। ऐसे जितने भी आपको लग रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ पॉपुलेशन, उनके अकॉर्डिंग आपने 10 बच्चे ले लिए और उन्हीं पर स्टडी कर दी। सो क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक सैंपल मेथड निकाला। सैंपल मेथड का मीनिंग क्या हो गया कि हम पूरी 100 के 100 बच्चों पर स्टडी करने के बजाय क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें कि हम
उनमें से 10 बच्चे निकाल सकते हैं जिनमें वो सारे के सारे करेक्टरिस्टिक हों, मतलब हर तरह का बच्चा हमने ले लिया जितने भी हमें चाहिए थे और उस पर स्टडी कर ली। यहाँ पे किया क्या जाता है, यहाँ पे पूरा डाटा इन्वॉल्व नहीं किया जाता। अगर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, हमने उनमें से कुछ बच्चों को हमने सेलेक्ट करना है, उन्हीं पर स्टडी कर लेनी है। पर इतना का हमने, जैसे 100 में से हमने 10 निकाल लिए, तो 10 के जब आप निकाल रहे हो तो जितने आपके क्लास में वेरिएशंस हैं बच्चों की, वो सारी उस 10 बच्चों में भी कवर हो जाएं। अब इसकी एग्जांपल एक और ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने 10 शुगर मिल्स पे स्टडी करनी थी, 10 थी आपके पास शुगर मिल्स। कुछ शुगर मिल्स ऐसी थी जो प्रॉफिट अर्निंग थी, कुछ शुगर मिल्स ऐसी थी जो लॉस अर्निंग थी, जो लॉस में जा रही थी, कुछ में प्रॉफिट हो रहा था। कुछ जो ऐसी शुगर मिल्स थी जो टोटली आउट, मतलब इंडिया के बिल्कुल एक कोने में होकर वर्क कर रही थी, रूरल एरियाज में काम कर रही थी, रूरल और बैकवर्ड एरियाज में। और कुछ जो थी वो अर्बन एरियाज में काम कर रही थी। अब आपने क्या किया, एक शुगर मिल ऐसी ली जो प्रॉफिट में जा रही है, एक शुगर मिल ऐसी ली जो लॉस में जा रही है, एक रूरल एरिया से शुगर मिल ले ली, एक आपने अर्बन एरिया से शुगर मिल ले ली। तो 10 पे स्टडी करने की बजाय हमने क्या किया, हमने जो स्टडी की है वो हमने 4 शुगर मिल्स पे कर ली। पहले हमें करना क्या पड़ता है, सैंपल मेथड में हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें कितने तरह के करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या कितनी पॉसिबिलिटी है। कोई अगर हम शुगर मिल्स पे स्टडी करेंगे तो शुगर मिल्स में कितनी पॉसिबिलिटी है, कुछ प्रॉफिट अर्निंग होंगी, कुछ लॉस में जा रही होंगी, कुछ रूरल एरियाज में होंगी, कुछ अर्बन एरियाज में होंगी, कोई और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कोई भी सभी पे स्टडी करने की जगह आप उसमें से 5 निकाल लो, उस पर स्टडी कर लो, तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको बोला जाता है सैंपल मेथड। यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास 100 हैं तो 100 में से 100 बच्चों की स्टडी करने की बजाय क्या कर लो, आप 10 निकाल लो। 10 ऐसे निकालने हैं जहाँ पे आपको सभी कवर हो जाए, जहाँ पे आपको लगे कि सभी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं सभी कवर हो चुके। अब इसकी एग्जाम्पल एक और भी हो सकती है। देखिए हमें जो करनी थी वो +1 और +2 के बच्चों की स्टडी करनी थी। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि हमने +1 और +2 के बच्चों की स्टडी करनी है। अब टोटल जो बच्चे हैं वो हैं 1200, मान लो 1200 बच्चे हैं जो +1 और +2 में पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब +1 +2 में पढ़ने वाले बच्चों की 4 तो स्ट्रीम्स होती हैं, एक नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स। सो हम कर क्या सकते हैं, हम कुछ बच्चे आर्ट्स से ले लो, कुछ बच्चे कॉमर्स से ले लो, कुछ बच्चे मेडिकल से ले लो, कुछ बच्चे नॉन मेडिकल से ले लो। 1200 बच्चों की स्टडी करने की बजाय हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ सैंपल लिया। सैंपल का मीनिंग क्या हो गया, अब सैंपल का मीनिंग ये हो गया कि आप जब पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की बजाय उसमें से कुछ आइटम्स ले लेते हो उस पॉपुलेशन में और उसी की स्टडी करते हो, तो उसको बोला जाता है सैंपल मेथड। अब देखेंगे ये मेथड सूटेबल कब है। दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज। जब आपकी पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा है, जब आप जितनी आइटम्स एक यूनिवर्स में स्टडी कर रहे हो, मान लो जैसे हमने अभी एग्जांपल लिए, हम 1200 बच्चों की स्टडी नहीं कर पाए, तो हमने इतने ज़्यादा बच्चों की स्टडी करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने उसमें से कुछ बच्चे निकाल लिए, कुछ बच्चे मेडिकल में से, कुछ बच्चे नॉन मेडिकल में से, कुछ बच्चे कॉमर्स में से, कुछ बच्चे आर्ट्स में से, ताकि हमारी स्टडी जो है वो कम में भी पॉसिबल हो जाए। तो ये हम कर सकते थे। सेकंड है, जब आपको एक्यूरेसी इतनी रिक्वायर ना हो, मतलब जब आप कोई डाटा इकट्ठा कर रहे हो तो आपको एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं चाहिए। जो आपको आंसर चाहिए वो ऑन एन एवरेज भी आपको चलेगा, या फिर जो आपको जो आंसर चाहिए वो एस्टिमेट्स में भी चल सकता है। सो तब आप कौन सा मेथड लगाओगे, तब आप सैंपल मेथड लगाओगे। द नेक्स्ट इज, जब आपको इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब जब हमने देखा कि हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक पर्सन पे जाके स्टडी करें। जो बंदे डिफरेंट हैं, जो हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, तो आपको अगर ऐसे ही आप स्टडी कर रहे हो जहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर स्टूडेंट को कवर करो, हर स्टूडेंट के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक पे स्टडी करो, तो ये अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए और आपको ऑन एन एवरेज, ऑन एन एस्टिमेट कोई आंसर चाहिए,
तो आप क्या कर सकते हो, तब हम कैसा मेथड निकाल सकते हैं, तब हम सैंपल मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा काम है, हम देखेंगे इसमें क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स। ना मेरिट्स क्या हैं इसकी, मेरिट्स देखेंगे, ये इकोनॉमिकल है। ऑब्वियसली जब आपको 200 के डाटा में से सिर्फ 10 का डाटा स्टडी करने को कह दिया जाए, तो वहाँ पे आपका जो है टाइम भी बचेगा, टाइम सेविंग भी होगी, और वो डाटा जो होगा आपके लिए, वो जो कलेक्शन ऑफ डाटा जो होगा आपके लिए, वो इकोनॉमिकल भी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब जहाँ पे आप 200 स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा कर रहे हो, वहाँ उस डाटा को संभालना मुश्किल है। लेकिन अगर वही डाटा आपने 20 स्टूडेंट्स का किया इकट्ठा, तो वो डाटा संभालना भी इजी है, लेस आइटम्स आर इजी टू हैंडल। उसको बोला जाता है, यहाँ पे क्या हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मीनिंग क्या हो गया कि जहाँ पे आप कम डाटा ले रहे हो, तो वहाँ पे उसको संभालना भी मुश्किल नहीं होता। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। अब देखेंगे यहाँ पे डीमेरिट्स कैसे आ सकते हैं। डीमेरिट्स देखेंगे, फर्स्ट है हमारे पास पार्शियलिटी। यहाँ पे हमारी मर्जी है कि हमने कितने डाटा लेना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 200 स्टूडेंट्स की हमने स्टडी करनी थी, उसमें से जो इन्वेस्टिगेटर है जो स्टडी कर रहा है, उसको ना कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने, मतलब वो उनकी तरफ इतना इंक्लाइंड नहीं है, तो उसने, या वो उनको अप्रोच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मतलब मान लीजिए वो स्टूडेंट्स से इतना, मतलब उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, या फिर उसको सही नहीं लगा उन स्टूडेंट से अप्रोच करना, तो उसने क्या किया, उनको छोड़ दिया। जो उसके फेवरेट थे, जो जिनसे वो इजीली अप्रोच कर पा रहा था, जिनसे उसको लगता था मुझे डाटा इजीली मिल जाएगा, उन्हीं से डाटा इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ पे तो ये पॉसिबल है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे के पूरे करेक्ट सभी आइटम्स को तो स्टडी करते नहीं है। यहाँ पे तो हम कुछ आइटम्स को स्टडी करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पे हम स्टडी कर रहे थे, या कुछ शुगर मिल से हम स्टडी कर रहे थे, तो यहाँ पे पार्शियलिटी आ सकती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, मान लीजिए आप किसी शुगर मिल्स की स्टडी कर रहे हो, 10 शुगर मिल्स की स्टडी करनी थी, उसमें से आपने कहा कि हम 5 ही चूज करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे। अब जो तो नज़दीक पड़ रही थी आपको, तो आपने उनकी स्टडी कर ली, जो आपसे दूर थी, चाहे वहाँ पे जाके आपको कुछ सेपरेट डाटा मिल सकता था, पर क्योंकि वो आपसे दूर थी, तो वो आपने छोड़ दी। तो यहाँ पे पार्शियलिटी आ जाती है। यहाँ पे जो हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सही होता है, हम वो डाटा ले लेते हैं। जो हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है, चाहे वो हमारे लिए रिक्वायर्ड भी हो, वो हम डाटा छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज रॉन्ग कंक्लूजन। कई बार यहाँ पर रॉन्ग कंक्लूजन निकल के आता है, क्योंकि हो सकता है हमने कोई ऐसा डाटा छोड़ दिया हो जो हमें एक अच्छा रिजल्ट दे सकता था, जिससे हमें कुछ और रिजल्ट मिल सकता था। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग सैम्पल। अब अगर मुझे 200 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि उन स्टूडेंट्स के सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, कौन उनमें से स्पोर्ट्स वाले हैं, कौन उनमें से एकेडमिक्स वाले हैं, कौन उनमें से म्यूज़िक वाले हैं, कौन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सभी स्टडी करने पड़ेंगे, फिर जाकर हम सैंपल इकट्ठा कर पाएंगे, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब ये जो सैंपल इकट्ठा करने वाला टास्क होता है, ये कोई भी पर्सन नहीं कर सकता। ये नहीं है कि कल अगर कोई भी पर्सन कहे, मैं कहूँ कि मैं जाके सैंपल इकट्ठा करके स्टडी कर सकती हूँ, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए किसी ना किसी तरह की स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, उसी के बाद आप जाकर डाटा इकट्ठा कर सकते हो, सैंपल और सैंपल चूज कर सकते हो। सो इट रिक्वायर्स experts to do this work. Everyone is not able to do so. Okay, our next topic is essentials of sample. इस टॉपिक का मीनिंग ये है कि जब भी आप कोई सैंपल चूज कर रहे हो, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप सेंसस मेथड नहीं सैंपल मेथड लगाओगे और उसी से आप अपना डाटा कलेक्ट करोगे, जब भी आप सैंपल इकट्ठा कर रहे हो, तब आप किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर एक सैंपल को इकट्ठा करोगे। अब देखिए, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिप्रेजेंटेटिव। ए सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ अ यूनिवर्स।
जब भी आप कोई सैंपल इकट्ठा करो, जब भी आप कोई सैंपल चूज़ करो, तो वो जो सैंपल होना चाहिए वो आपके यूनिवर्स की सभी आइटम्स को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है, इसकी एग्जांपल देखो, अगर आपके पास 10 शुगर मिल्स थी जिसकी आपको स्टडी करनी थी, लेकिन आपने सोचा कि हम वो 10 शुगर मिल्स की स्टडी नहीं करेंगे, हम उनमें से कुछ सैंपल लेंगे। तो आपको जो जितनी भी शुगर मिल्स आपने लेनी है उनमें से आपको कुछ, जितनी भी आपने करेक्टरिस्टिक्स सोचे थे शुगर मिल्स वाले, प्रॉफिट वाली भी लेनी है, लॉस वाली भी लेनी है, रूरल एरियाज़ में वर्क करने वाली भी लेनी है, और अर्बन एरियाज़ में वर्क करने वाली भी लेनी है। अगर आपने कोई और करेक्टरिस्टिक सोचा हुआ है किसी शुगर मिल का, तो वो भी आपने लेना है। मतलब जितने भी आपको लगता है कि एक शुगर मिल्स में डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, दो दो मतलब कितने तरह की शुगर मिल्स हो सकती हैं, कुछ प्रॉफिट वाली हो सकती हैं, कुछ लॉस वाली हो सकती हैं, कुछ अर्बन एरियाज़ में ऑपरेट करने वाली हो सकती हैं, कुछ रूरल एरियाज़ में ऑपरेट करने वाली हो सकती हैं। तो एक एक तो सभी तरह की आप ले लो, ताकि जो आपका सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, उसमें भी वो सारे करेक्टरिस्टिक्स आ जाएं जो एक यूनिवर्स में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट। ऑल द यूनिट्स ऑफ सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जब भी मैं कोई यूनिट्स लूँ, चूज़ करूँ किसी भी सैंपल में, जब मैं सैंपल इकट्ठा कर रही हूँ, तो उसमें से मैंने जितने भी लिए हुए हैं यूनिट्स, जितने भी आइटम्स मैंने बीच में लिए हैं, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। मान लीजिए अगर मैंने 10 बच्चे चूज़ किए आउट ऑफ 200, तो जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो अपना डाटा जो है वो इंडिपेंडेंट दें, उनका कोई भी रिस्पॉन्स दूसरे स्टूडेंट से अकॉर्डिंग ना हो। ये ना हो कि अगर मैं एक स्टूडेंट से डाटा इकट्ठा कर रही हूँ तो वो सिर्फ इसी बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो दूसरा पर्सन आंसर देगा मैं उसी अकॉर्डिंग आंसर दूंगा, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो दूसरे पे ही डिपेंडेंट है। तो जितने भी आप आइटम्स लो, तो उसमें ही आपको ध्यान रखना है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, वो जो अपने आंसर्स दें वो उनके इंडिपेंडेंट आंसर हो, वो दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो। ऐसा ना हो कि अगर मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो वो देख रहा है कि अगर दूसरा पर्सन ये यस में आंसर करेगा तो मैं भी यस में आंसर करूँगा, अगर मेरा फ्रेंड नो में आंसर करेगा तो मैं भी नो में आंसर करूँगा। दैट शुड नॉट हैपन। यहाँ पे जितने भी आपने यूनिट्स लिए हैं, जितने भी आपने डाटा लिया है, वो सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। वो जो भी आंसर दें वो अपना इंडिपेंडेंट आंसर दें, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होकर आंसर ना दें। सो नेक्स्ट थिंग इज होमोजेनिटी। यहाँ पे क्या होता है, इफ मोर देन 1 सैंपल्स आर सेलेक्टेड दिस शुड बी होमोजीनियस। अब देखिए यहाँ पे जो मीनिंग है इसका, मान लीजिए मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ और मैंने 2 पर्सन्स को हायर किया। एक पर्सन को मैंने हायर किया कि दैट यू हैव टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ पंजाब, और दूसरे को कहा कि आपने डाटा इकट्ठा करना है फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ राजस्थान। सो 2 सैंपल्स आएंगे, एक तो पंजाब से आएगा, एक सैंपल आएगा राजस्थान से। जो हम एक से ज़्यादा सैंपल इकट्ठा करें तब ये ज़रूरी हो जाता है कि वो दोनों सैंपल्स होमोजीनियस हों। होमोजीनियस का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा कि जब वो पर्सन पंजाब से डाटा इकट्ठा करने गया, उसने जो भी फार्मर्स को चूज़ किया, मान लीजिए उसने जो फार्मर्स को चूज़ किया वो सारे जो थे उनके पास एक पर्टिकुलर लेवल की ज़मीन थी, हम कह सकते हैं कि वो उसने ज़्यादा बड़े फार्मर्स को चूज़ किया। जो राजस्थान वाला पर्सन है फिर वो भी जो फार्मर्स को चूज़ करेगा वो भी सारे रिच फार्मर्स को चूज़ करेगा। मतलब जब आप 2 सैंपल 3 सैंपल इकट्ठे कर रहे हो, तब जो एक पर्सन ने मेथड अडॉप्ट किया है सैंपल में, दूसरे पर्सन ने भी वही सैंपल में जो है वही मेथड अडॉप्ट करना है। जो पंजाब में डाटा इकट्ठा करने गया है इन्वेस्टिगेटर, उसने जैसे फार्मर्स को चूज़ किया है, मान लीजिए उसने सारे रिच फार्मर्स को चूज़ किया है, तो राजस्थान वाला भी वही करेगा, ताकि दोनों सैंपल्स जो हों वो क्या हों, होमोजीनियस हों। अब देख लीजिए हमने अगर 2 जगह का फार्मर्स का रिजल्ट निकालना है और एक पर्सन तो सारे रिच फार्मर्स को ले ले और एक पर्सन जो है उसने इतने रिच फार्मर्स को नहीं लिया, उसने दूसरे फार्मर्स को ले लिया, तो वहाँ पे तो रिजल्ट वेरी कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि जब एक से 2 ज़्यादा सैंपल्स इकट्ठे कर रहे हो तो वो क्या हो, होमोजीनियस हो।
नेक्स्ट है हमारे पास एडिक्वेसी। एडिक्वेसी का मीनिंग ये है कि जब भी आप सैंपल इकट्ठा करो उसमें जितनी भी आपने आइटम्स ली हैं वो एडिक्वेट होनी चाहिए। यहाँ पे एडिक्वेट का मीनिंग ये है कि वो इतनी तो होनी चाहिए कि वो आपके यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर दें। मतलब अगर हम 300 यूनिट्स 300 स्टूडेंट्स या 400 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि हमने उनसे डाटा लेना था, पर हमने अब क्या कर लिया, अब हम उनमें से 30 स्टूडेंट्स चूज़ कर रहे हैं, तो ये जो 30 हैं ये आपके ग्रुप को पूरी तरह रिप्रेजेंट करते हों। ये 30 ना तो इतने ज़्यादा होने चाहिए कि स्टडी करना ही, मतलब जैसे 300 स्टूडेंट है, आप ये नहीं कहोगे कि ठीक है मैं 300 से डाटा नहीं इकट्ठा करी, मैं 259 से कर रही हूँ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। इतना भी बड़ा डाटा सैंपल नहीं लेना हमने, इतना भी कम मत लो जैसे कि हम 5 स्टूडेंट्स ही ले लें, इतना भी कम नहीं लेना, इतना ज़्यादा भी नहीं लेने। हमने एक एडिक्वेट लेवल ऑफ सैंपल निकालना है जिससे हमारी स्टडी क्या हो सके, पॉसिबल हो सके और अच्छे तरीके से हमारी क्या हो जाए, स्टडी हो जाए। ओके, नाउ दिस इज़ इट। इन द नेक्स्ट सेशन जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करेंगे मेथड्स ऑफ सैंपल। हमने सैंपल मेथड पढ़ लिया, सैंपल मेथड क्या होता है। अब देखेंगे कि सैंपल मेथड जो होते हैं वो कितने तरह से हम सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं। जो सेंसस मेथड है वो उसकी बहुत सारी, उसकी तो कोई टाइप्स है ही नहीं, वो तो सिंपल है, आपने सभी से ही डाटा इकट्ठा करना है। लेकिन जो सैंपल मेथड है, सैंपल को इकट्ठा करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सैंपलिंग के बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि कितने तरीके से हम डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं।